आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 नोएडा लोक मंच। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विनोद शर्मा। आज हम कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं लोक मंच का जनमंथन। जनमंथन मतलब हमारे समाज के बीच में मंथन करने के लिए जब सक्रिय होते हैं लोग तो कई अच्छी बातें सामने आती हैं। नोएडा, ग्रेट नोएडा ऐसे शहर हैं जिसे भारत का लघु रूप कहा जाता है। नोएडा शहर में विभिन्न प्रांतों से लोग रहे और आकर यहाँ पर उन्होंने अपने कारोबार किया, किसी ने नौकरी की। इस तरीके से जुड़ते जुड़ते एक अच्छी संस्कृति विकसित हुई। इन्हीं के बीच में एक संस्था डेवलप हुई, उसका नाम राजस्थान कल्याण परिषद। राजस्थान कल्याण परिषद दिल्ली के आसपास रहने वाले राजस्थान के लोगों को जोड़ने की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। आज उनके संस्थापक सदस्य KL वैद्य जी और अध्यक्ष अरविंद वैद्य जी और सचिव जीवनधर जैन जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं अपने स्टूडियो में सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस संबंध में जो संस्थापक सदस्य हैं राजस्थान कल्याण परिषद के, उनसे मैं यह जरूर जानना चाहूंगा कि राजस्थान कल्याण परिषद के गठन का विचार कैसे आया और ये कब बनी और कैसे इसका गठन धीरे धीरे हुआ। ऐसा साहब, आपने बहुत ज्वलंत प्रश्न हमारे सामने पूछा है। क्यों आज भी स्थितियां ये है कि आज राजस्थानी है, आपको हर जगह हर सेक्टर में आपको उपलब्ध होगा, मिल जाएगा आपको। जी जी जी। एक समय था जिसमें ये 87 तक की बात बता रहा हूँ, मैं 85 से यहाँ नोएडा संबंधित हूँ। 87 में यहाँ पर मैं शिफ्ट हो गया था अपने परिवार सहित। जी जी। उसमें स्थिति ये थी कि हम सब कैसे करें, क्यों जान पहचान का आदमी नहीं है। वातावरण सारा ऐसा है कि लगता है हर चीज स्थितियां विपरीत से लगती थी। न तो कोई मच्छरों का इतना प्रकोप, पानी पीने का पानी सही नहीं है, सड़कों पे यातायात सही नहीं है, तो सवारियां भी नहीं मिलती। तो उस समय सोचा भी कैसे करें, तो किसी खोज में रहते थे कि हमें कोई जान पहचान वाला, कोई राजस्थानी प्रवासी भाई कोई मिले तो आपस में दुख सुख की बात तो करें। तो 9 सेक्टर में जैसे क्या होता है, उसमें कुछ सामान खरीदने जाना पड़ता ही था, क्योंकि मैं अपना एक यूनिट था उसको मैं डेवलप कर रहा था। जी जी। तो उसमें एक हार्डवेयर की दुकान पे मैं क्या खड़ा था, एक दो सज्जन और खड़े हुए थे, वापस से बात कर रहे थे। उन्हें एक्सेंट से लगा कि ये राजस्थानी या हरियाणवी होना चाहिए। तो मैंने चला पूछा, भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले? तो कहा जी मैं राजस्थान का हूँ। राजस्थान कहाँ की? मैं चुरू जिले का हूँ। तो मैंने कहा भैया आप, मैं तो सरदार सर के हैं। वो बड़े खुश हुए। कुछ दिन बाद आपसे परिचय हुआ। फिर वो मेरे यूनिट पे जहाँ मैं कुछ डेवलपमेंट कर, तो कुछ दीवार दूल और कुछ कमरे बनवा रहा था, वहाँ आ गए दूसरे रोज ही। जी जी जी। मिल के बात हुई, लंबी बात हुई, तो चला भी ठीक है, यहाँ राजस्थानी और भी है। पीछे भी प्रयास हुआ था, तो प्रयास में क्या है कि संगठन मजबूत नहीं हो सका, वो बिखर गया। तो फिर उनका भी हम इनका वापिस प्रयास करें का प्रयास देखो ऐसा है, चलो अपने ऐसा है पुनरुत्थान का करते हैं। तो दूसरे रोज हम कहीं से मिले, फिर आगे एक एक करके हमने प्रोग्राम बनाया, क्योंकि उस समय कोई फोन की टेलीफोन सुविधा थी नहीं किसी पास में। बहुत से आदमी तुम्हारे राजस्थान थे, वो नौकरी भी करते थे, या घर में फोन नहीं तो फैक्ट्री में फोन है। फैक्ट्री में फोन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। तो हमने कहा अभी सवेरे या तो उनकी रेजिडेंस पे जा मिलो, या इवनिंग में 8 बजे या 7 बजे के बाद जैसा टाइम सूट करता है मिलेंगे। ऐसे करते करते महीना 2 महीना हमने प्रयास किया। 20-25 समय ऐसे है पोटेंशियल व्यक्ति में मिले जो बड़े इच्छुक थे, अभी तुरंत ही शुरू करो, बहुत जरूरत है। दुख सुख में हम क्या करें, यहाँ पे बैठ करके अपना दुख ही नहीं कह सकते, न सुख के समय को इकट्ठे हो सकते हैं। तो फिर इस प्रकार से हमने गठन का एक प्रारूप बनाया। प्रारूप में हमारे साथ में और लोग भी जुड़ने लगे। तो प्रारूप में एक कलावटिया जी बोल के वीएन कलावटिया है, वो भी क्या आता है, कोई ग्रेट नोएडा में काम करते थे, रहते ही रेजिडेंस यहीं पर था, वो भी जुड़ गए। जुड़ने बाद में फिर हमने क्या है कि मीटिंग आपस में डेली शुरू की। डेली बाद में कोई अब हमने कहा संगठन तो बनाएंगे, नाम क्या रखेंगे इसका, हमें विधान जरूरी है, संविधान एक अच्छा होना जरूरी है, बिना संगठन प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो संगठन फिर हमने विधान प्रारूप बनाया। ऐसे करके मैंने 2 महीने में हमने उसका सारा ही संघ ढांचा तैयारी कर लिया करके, फिर उसका हमने दीपावली से पहले धनतेरस के दिन 90 में फिर हमने एक सेक्टर 2 में पुरोहित जी का फैक्ट्री में हमने वहां पर बैठ के स्थापना की। तो काफी ऊपर सैकड़ों आदमी उसे इकट्ठे हो गए। इसका मतलब यहाँ पर है आदमी उत्सुक है। फिर बाद में धीरे धीरे ये काफिला बढ़ता गया। बढ़ने के साथ में फिर हमने क्या है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारा मेन लक्ष्य था कि हम राजस्थानी भाई एक जगह इकट्ठे होकर के अपने शक्ति का विकास भी करेंगे,
दुख से साथ देंगे, पर साथ में ये स्थानीय ना, स्थानीय मतलब यहाँ संस्थाओं से जुड़ना, स्थानीय लोगों से जुड़ना, या स्थानीय जो दुख संकट है उसमें योगदान करना। आज जो भी व्यक्ति जिस स्थान पे है वो हमारा कर्तव्य समझे कि हमें यहाँ के राष्ट्रीय प्रोग्राम के साथ जरूर जुड़ना है। सिर्फ राजस्थान का ही नहीं है, राजस्थान की कला, संस्कृति, भाषा, इनको भी जीवित रखना है, जीवंत बनाना है। इसके लिए प्रयास हमने किया था। आज देखते हैं, बड़ी खुशी की बात है कि ये 30 साल से करीब 30 साल से ऊपर 30 साल से ऊपर हो रहा है। तो उसमें देखते हैं कि आज संस्था निरंतर प्रगतिशील है, सदस्यों की संख्या है, अब ऐसी स्थिति होगी उनको संभालना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा भी अब संस्था हमेशा क्या है कि युवा रहे, तो इसलिए क्या युवकों को जोड़ना जरूरी है। मतलब क्या है, जैसे शक्ति के साथ में होश भी चाहिए, तो हमारी संस्था में शक्ति भी है, होश भी है, सोच भी है। वह संस्था बराबर हर कार्य अपने सोच बूझ काम करती है। एक सवाल और पूछूंगा कि जब ये राजस्थान कल्याण परिषद बनी उस समय के ऐसे 10 लोगों के नाम बताओ जिन्हें हम आज भी गर्व से कहें कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिससे कि वो संस्था आज यहाँ तक पहुंची है। ऐसा देखिए, उस समय हमारे यहाँ जैसे ये R.K. पुरोहित जी, रामकृष्ण पुरोहित जी, उनकी फैक्ट्री, उन्होंने हर काम में मेरे फैक्ट्री 2 फैक्ट्री थी, कोई प्रयोग करो, आप यहाँ ऑफिस लगाओ, यहाँ पर जब मीटिंग करो, पहले हमेशा खुली है। R.K. पुरोहित जी, एक चांदमल शर्मा जो मैनेजर है ये ईस्टर्न सिल्क में हुआ करते थे, वो भी बराबर भाग लेते थे। एक R.C. बजाज, रामदेव बजाज जो पीछे हमारे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट भी रहे हैं, पहले सेक्रेटरी भी रहे थे। सत्यनारायण पारिक, इसके साथ में BP अग्रवाल जी गोल्ड वाले, वो भी हमारे साथ में क्या है कि 3 साल बाद ट्रेन में जुड़ गए थे। इसी प्रकार डॉक्टर महेश, जो सांसद जी, सांसद अभी वर्तमान सांसद है, उनका भी हमेशा काम शुरू से जुड़े हुए हैं। और वीएन कलावटिया जी आजकल सूरत रहते हैं, उनका बराबर हमारे मैसेज महीने में 3 जाता है, कैसे चल रहा है, क्या काम, कौन सी प्रगति हो रही है, चला रखा है। ये खेड़वाल जी है ना, जो अब उनको हम श्रद्धांजलि के रूप में कहते हैं, उन्हें एक्सपायर हो गए पीछे, तो वो खेड़वाल जी है, डॉक्टर खेड़वाल उनके भाई है, वो मेंबर है। तो इस प्रकार से आदमी तो अच्छा, एक OP शर्मा जो मैंने बताया पीछे जिक्र चला, तो चूरू में अब आजकल यहाँ नहीं रहते हैं, अब मौजूद है या नहीं है पता नहीं, परंतु हमारे लिए मतलब काफी उनका उल्लेखनीय नाम रहता है। तो इस प्रकार के तो राजस्थान कल्याण परिषद का जो काफिला 30 साल पहले शुरू किया आपने, अब आप उसकी जो उपलब्धियां हैं उनसे आप बहुत संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट भी हूँ, जुड़ा हुआ। मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं तो भी मैं चेष्टा ये करता हूँ मैं भी सक्रिय रहूँ, फिट रहूँ, ताकि इन लोगों के साथ मैं भी जहाँ जरूरत हो मैं भी एक कड़ी रूप में जुड़ जाऊँ, जहाँ कोई पूर्ति भी कर सकूँ। तो एक क्लिनिक चलती है हमारी, ये मरुद्रा पोली क्लिनिक है, तो वो करीब समझे 23 साल, 23rd ईयर उसको हो गए। अच्छा, कहाँ के सेक्टर में? कहाँ? ये अपने राम मंदिर में, अच्छा, सनातन मंदिर में चलती है। तो उसमें क्या होता है कि मैं बराबर से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ में क्या होता है कि मेरा प्रोफेशन भी कह सकते हैं आप, मैं चिकित्सक था, मैं आयुर्वेद का स्नातक हूँ, ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, तो आयुर्वेद का जो आयुर्वेद के डिपार्टमेंट है ना, उसके लिए हमेशा चिकित्सक नहीं मिल रहा था। तो फिर उन्होंने लोगों, मेरे के सदस्यों का भी, आप ग्रेजुएट है, आप क्यों नहीं करते? मैंने कहा बात है शायद मैं समय नहीं दे पाऊंगा, और फिर भी देखा कि मुझे कुछ क्या है भाग लेना चाहिए ताकि व्यस्त चल सके। तो इसके लिए मैं बराबर है सप्ताह में 2 बार वहाँ पर जाता हूँ। जाकर के मैं अपने जितना भी क्या होता है आयुर्वेद संबंधी दवाइयों का और भी आयुर्वेद संबंधी कोई चीज की चिकित्सा परामर्श का मैं काम करता हूँ। तो इस प्रकार से मैं जुड़ा हुआ हूँ, हर कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। अब हम बात करेंगे अध्यक्ष अरविंद वैद्य जी से, जो इस समय राजस्थान कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं, और इस समय जो नई ऊर्जा से भरी हुई संस्था है, उनके सामने एक चुनौती भी रही होगी कोरोना काल की। मैं ये जानना चाहता हूँ अरविंद जी कि राजस्थान कल्याण परिषद का मुख्य लक्ष्य अब क्या है, और कोरोना काल में इस संस्था ने कैसे लोगों तक मदद पहुंचाई जो मानवीयता की एक वो जरूरत थी? देखिए कि क्या था, कोरोना काल का जब लॉकडाउन चालू हुआ जी, तो सभी संस्था के बहुत सारे लोगों ने सोचा कि इस समय क्या करना चाहिए। जी जी जी। उसमें चारों तरफ में ये था कि लॉकडाउन के कारण से जो जरूरतमंद तबके, समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग जो दिहाड़ीवार मजदूर थे, या जो लोगों का क्या था कि उसी दिन कमाना उस दिन खाना, उस दिन के लोगों के उनके लिए काफी ज्यादा मुसीबत आन पड़ी थी। तो उस मुसीबत और उन चीजों को देखते हुए हम लोगों ने भी ये संस्था में निर्णय किया कि क्यों न कुछ हम लोग सहायता करें या कुछ किस दिन से करें। तो फिर हमने सब लोगों ने सोच के निर्णय किया कि हमारे कोई कम्युनिटी किचन
वो चलानी चाहिए और इन लोगों की सहायता के लिए हमारे को काम करना चाहिए। पर साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्टाफ और हम लोग भी इस कोरोना से ग्रसित नहीं हो जाए। तो ये विचार करते हुए हमने ये सब सोचा कि कम्युनिटी किचन चला के और इसके अंदर में रोजाना जो खाना है वो हम लोग नोएडा अथॉरिटी को के माध्यम से इसको वितरित करें। जी जी। तो ये समझिए बड़ी खुशी की बात है, करीबन हमने जो 3rd लॉकडाउन तक और पूरे तक हमने 35,000 के आसपास में खाना नोएडा अथॉरिटी को भोजन पैकेट्स शुद्ध रूप से भोजन पैकेट्स बने हुए, तरह तरह की वैरायटी के पैकेट्स बने हुए वो हमने दिए। रोजाना करीबन 750-800 पैकेट्स रोजाना नोएडा अथॉरिटी को हमने भोजन पैकेट्स उपलब्ध करवाए। तो उसकी नोएडा अथॉरिटी के माध्यम उन्होंने भी इसकी प्रशंसा की और सब लोगों ने भी इसके बारे में जानकारी भी जिनों की उसके अखबारों में और सब में इनकी प्रमुखता से इसको छापा भी गया था। तो हमारे को भी सदस्यों को इसमें संतोष रहा कि काम अच्छा हुआ है। इसके अलावा कोरोना काल में एक दूसरा और रहा कि जो लोग इस समय पे कोरोना का काल पे मतलब इस लॉकडाउन का समय चल रहा है तो इससे कैसे जागरूक रहें। तो ऑनलाइन जो इसके अंदर में समाज के अंदर में किस ढंग से भ्रांतियां फैली है उसके लिए तरह तरह की कोरोना की न कि केवल कोरोना बाकी अन्य चीजों के बारे में भी हमने तरह तरह की ऑनलाइन सेमिनार्स भी आयोजित की। तो ये चीजें हमारे कोरोना से संबंधित ये चीजें हमारी मेन रही और उसके अलावा और भी कोरोना से संबंधित जो भी हमारे से संस्था के दूसरे सहयोग करना पड़ा उसको किया वो साथ में अलग से रहा गया। अच्छा, एक चीज जैसे आपका कार्यकाल मेरे ख्याल से 2 बार से 3 बार से लगातार आप चल रहे हैं, तो अभी तक क्या ऐसे रचनात्मक कार्य आप लोगों ने किए हैं राजस्थान कल्याण परिषद के माध्यम से जो हम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा विस्तार से बताएं। मुख्य रूप से राजस्थान कल्याण परिषद का देखिए कि कार्यक्रम क्या रहता है, 2 तरह के हम मेन मोटिव लेके चलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं। जी जी। एक ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है कि राजस्थान की सभ्यता, संस्कृति, कला, भाषा इसको हमारी आगे वाली जनरेशन है उसके अंदर में पहुंचाना। जी जी। क्योंकि वो जुड़े रह सके उससे। जी जी। क्योंकि अभी जो हमारे बच्चे हैं वो यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं। जी जी। तो उनको ये अब राजस्थान की संस्कृति और उसकी भाषा, उसके कला के बारे में जानने का अवसर नहीं मिलता। जी। तो दूसरा हमारा रहता है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ की सामाजिक समस्याओं से, सामाजिक सरोकार से हम लोग पूरे जुड़े रहें और जितना बन सकता है उसमें हम पूरा अपना योगदान दें। उसी को लेते हुए हम लोग क्या करते हैं कि साल में करीबन 5-6 प्रोग्राम तो कम्युनिटी कनेक्ट के लिए करते हैं। अच्छा। जिसके अंदर में क्या होता है कि एक तो प्रोग्राम होली, दिवाली, गणगौर, तीज, अच्छा, और बाल प्रतिभा और पिकनिक टाइप के प्रोग्राम होते हैं जिसमें प्रोग्राम जितने प्रोग्राम होते हैं हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि हमारी संस्था के लेडीज, बच्चे और पुरुष हैं वो इस प्रोग्राम को बना के और उसी को प्रस्तुत करें। और ये प्रोग्राम के लिए दूसरे लोग जो भी आते हैं बड़े चाव से इसको देखते हैं और इसके परफॉर्मेंस से 3-4 घंटे प्रोग्राम, 30 का प्रोग्राम होता है। तो शायद बहुत सारे लोगों ने जो भी संस्थाओं ने देखा होगा तो उसकी प्रशंसा भी सब लोग करते हैं। और सबसे बड़ा उद्देश्य इसका ये रहता है कि बाहर के कलाकारों को नहीं बुलाने का, कि उसके माध्यम से 1 महीने की हमारी प्रैक्टिस चलती है उसको प्रोग्राम को तैयारी के लिए। उसके कारण से जो महिलाएं, बच्चे एक परिवार की तरह घुल मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है वही इसके कारण से कि आज भी जब भी कोई बात होती है तो वो सब लोग परिवार की तरह जुड़े महसूस करते हैं, न कि एक गेस्ट की तरह को प्रोग्राम में आए तो गेस्ट की तरह महसूस करते हैं। तो इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रमों में हमारी जो ये 23 साल से अभी आप बताया था वो पॉलीक्लिनिक चल रही है जिसके अंदर में 3 डॉक्टर बैठते हैं जिसमें गायनिकोलॉजिस्ट भी है और एलोपैथिक एमडी डॉक्टर भी है, फिजिशियंस भी है और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है। तो हफ्ते में 6 दिन क्लिनिक चलती है। तो 3 ये इसके अंदर में अलग डॉक्टर अलग समय पे बैठते हैं। तो ये हमारे को बहुत ही मतलब ये खुशी की बात है कि इसके अंदर में लगातार चलती आ रही है क्लिनिक। और इसके अलावा प्याऊ है वो हमारे मतलब ये कि प्याऊ सेक्टर 15 के अंदर में वहाँ प्याऊ चल रही है। और इसके अलावा समय समय पे जैसे चिकनगुनिया के टाइम पे हो या और कोई के टाइम पे हो हमारी शिविर्स वगैरह हमने काफी सारे चिकित्सा शिविर्स भी लगवाए हैं। चिकित्सा शिविर के अलावा ये आप समझिए कि रक्तदान शिविर भी लगा हमारा मतलब पीछे के कार्यकाल में देखे तो तब भी वहाँ पे लगा है। और टीबी कैंप है वो भी लगा था, आई कैंप लगा है उसके अंदर में। तो इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम हमारे रहे हैं। और इसके अलावा स्कूलों को कनेक्ट करने के लिए, बच्चों को कनेक्ट करने के लिए
उस हमारे कई समय के अंदर में टेबल टेनिस प्रतियोगिता है, और इसके अंदर चित्रकला प्रतियोगिता है, डांस कंपटीशंस वगैरह है, और अंताक्षरी कंपटीशंस है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स भी हुए हैं। और इसके अलावा जो हमने एक बड़ा प्रोग्राम पिछले साल कोरोना से जस्ट पहले हम एक करना चाह रहे थे, क्योंकि गणगौर राजस्थान का एक मुख्य त्योहार है। जी 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 जी। तो उस समय पे हम एक इसको बड़े उत्सव के रूप में, क्योंकि राजस्थान के अंदर में गणगौर को एक बहुत ही बड़े उत्सव के रूप बनाया जाता है, और बड़ी सवारियां निकलती है और लोग उसके अंदर इकट्ठा होते हैं। तो हम सब लोगों की सोच ये रही कि क्यों नहीं हम नोएडा के अंदर में ही राजस्थान को एक जीवंत करें। हाँ हाँ। तो इसको सोच को के लेके करीबन 4-5 महीने की मेहनत हम लोगों ने की इसके अंदर में, और राजस्थान से ही हमने मतलब करीबन समझिए बहुत सारी स्टॉल्स राजस्थान के लोगों से उनको राजी किया कि आप लोग यहाँ पे आके जो आप ये नोएडा का शिल्प हाट है वहां पे हमने सोच रखा था कि 3 दिन का हमने मेला लगाएंगे, और साथ में उसके जुलूस भी निकालेंगे इसके अंदर में कि नोएडा के अंदर में कि ये गणगौर का जुलूस भी निकलेगा और साथ में मेला भी लगेगा। तो वहां पे ऑथेंटिक आपको राजस्थान की चीजें मिले, राजस्थान का खाना मिले, और राजस्थान की आपको चीजों की जानकारी वाकिफ भी यहाँ के लोग हों, और राजस्थान के लोग भी आराम से जो राजस्थानी प्रवासी भाई बंधु रह रहे हैं उनको भी वो चीजों को खरीदने का यहाँ पे अवसर मिले और मौका मिले। तो वो इसकी पूरी तैयारियां हो गई थी, सारी बुकिंग भी थी, और 27 मार्च से और 29 मार्च तक का हमारा मेला निर्धारित था। अच्छा। राजस्थान दिवस भी 30 मार्च को पड़ता है, उसके अंदर पूरा मेला निर्धारित था। पर वो ये था कि उस मेले को पूरी तैयारी होने के बावजूद मेले के कोरोना के कारण से मेले को ये रद्द करना पड़ गया। तो हमारे को तैयारी होने के कारण से ये दुख तो रहा कि इतनी सब तैयारी हो रखी है और सब चीजें हो रखी है, तो पर यही था कि अब क्या कर सकते हैं, पूरा नेशनल लॉकडाउन था तो उसमें कुछ हो भी नहीं सकता था। तो ये आगे भी अब जैसे भी अवसर मिलता है तो इसकी सब लोग करने का सस्ता। तो क्या 2021 में करने का प्लान है क्या? 2021 में तो अभी कोरोना काल में पूरा अभी तक लॉकडाउन हुआ नहीं था, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम पहला कार्यक्रम करने के समय पे आपको क्या होता है, कनेक्ट करने के लिए कम से कम 8-10 महीने का समय चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि आपको राजस्थान से किसी आर्टिसंस को बुलाते हैं और उसके अंदर में बुलाते हैं, तो नेचुरल फर्स्ट मेले के अंदर में आपको वो चीजों के लिए बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए अब 2022 का ही हम सोच सकते हैं, 2021 का तो अभी इसका सोच अभी नहीं है हमारी। बिल्कुल। तो वो चीजें हमारी है, तो इस तरह के कार्यक्रम हमारे चलते हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग जितने भी सदस्यगण होते हैं उनको अवसर देना चाहते हैं कि वो इसके अंदर उभर के सामने आए और इनको अंदर में अपनी प्रतिभा है अपने सामने दिखाएं। तो डांस की है, आपकी और कोई चीज की प्रतिभा है, हर तरह की प्रतिभा को उनको मिलने का अवसर भी मिले और सबसे कनेक्ट होने का भी मौका मिले। बहुत बढ़िया। अब हमारे साथ सचिव हैं जीवनधर जैन जी, जो राजस्थान कल्याण परिषद में काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और नोएडा में भी रहते हैं। तो वो अपना थोड़ा अनुभव ये बताएं कि किस तरीके से राजस्थान कल्याण परिषद को शुरू में, आपने जैसे बताया कि शुरू में आप जुड़े रहे थे और पदाधिकारी रहे हैं, तो उसके बाद से अब तक जो भी सफर रहा है और जैसे उतार चढ़ाव इसमें संस्था में रहे हैं। मैं एक्चुअली दिल्ली में पहले रहता था, नोएडा उस समय बहुत ही सुनसान सा वैसा होता था। जी, तो जी, मैं नोएडा शिफ्ट हुआ, यहाँ पे स्टेडियम के सामने अपना मकान बनाया। जी, और उसके बाद इनसे राजस्थान कल्याण पे इनसे जो मतलब मुलाकात हुई, तो 1996 में मैं मेंबर बना। फिर 2000 में मैंने मतलब उस समय सेक्रेटरी भी बना मैं, और उस समय मोबाइल कुछ नहीं चलते थे। तो हम लोग का मेन उद्देश्य ये होता था कि मैक्सिमम पूरे नोएडा को जोड़ा जाए सारे। तो हम लोगों ने सारे स्कूलों में, जितने भी नोएडा के स्कूल है इंक्लूडिंग डीपीएस वगैरह, सारी स्कूलों में टेबल टेनिस कंपटीशन करवाया। उसके बाद सारे स्कूल के बच्चों को मेरा डांस कंपटीशन करवाया कुछ स्कूल में। फिर सारे स्कूलों के बच्चों का मतलब वो स्टेडियम में मतलब सिट एंड ड्रॉ करवाया। तो उस समय हम लोग की पब्लिक एक्टिविटी में बहुत ज्यादा, और मतलब कि सारे स्कूल बच्चे उस समय सब लोग नोएडा के जानने लगे थे। फिर धीरे धीरे जब मोबाइल और ये सब चीजें शिफ्ट हो गई, तो अब अभी की सिचुएशन ये है कि अभी क्योंकि सब लोग अपने इंडिपेंडेंट हो गए, तो स्कूलों से इतना ज्यादा अभी मतलब वो नहीं है। लेकिन राजस्थानी कल्चर को करने के लिए हम लोग अब आजकल मॉडर्न टेक्निक्स अपना रहे हैं। प्रोग्राम बहुत बड़े ढंग से करते हैं। फूड और खाना जो हेल्थ, तो मैं उनमें स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। पहले जैसे बैच जी की फैक्ट्री में बनवाते थे खाना, अब थोड़ा सा एकदम स्टैंडर्ड थोड़ा सारा चेंज हो गया। नई जनरेशन के हिसाब से सब चेंजेस हो गए थे। तो उस हिसाब से प्रोग्राम में भी बहुत चेंजेस किए हम लोगों ने। अभी जैसे कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम, सारे जो करते थे फिजिकल तीज और ये सारे जो तीज और ये दिवाली होली सब ऑनलाइन किए। और ऑनलाइन में भी इतना बढ़िया हुआ कि
मतलब सबों को ऑनलाइन की प्रैक्टिस हो गई पूरी और बहुत ही अप्रिशिएट किया। अब जाके हम लोग एक प्रोग्राम अभी सरस्वती पूजा का सरस्वती शिशु मंदिर में करने जा रहे हैं, जो फिजिकल होएगा तो धीरे धीरे, क्योंकि अब कोरोना, लेकिन फिर भी पूरा मेंटेन करके करें। तो उस समय अभी में चेंजेस तो बहुत हुए हैं, लेकिन वो बेटरमेंट के लिए हुए हैं, विद द टाइम हुए हैं, ताकि आज के टाइम के हिसाब से, आज के लोगों को जोड़ने के हिसाब से जैसा करना था वैसा हम करें। थैंक यू। बस एक आखिरी सवाल है अब आप ही से कि राजस्थान कल्याण परिषद की कुछ योजनाएं आपके दिमाग में होंगी जिनको धरातल पे उतारना है। जो नई टीम है, कौन सा ऐसा आइडिया है जो इस शहर को आप राजस्थान कल्याण परिषद की तरफ से एक गिफ्ट के रूप में देना चाहते हैं? सर, एक तो अभी हम लोगों ने आइडिया अभी रिसेंटली सोचा था कि जैसे गाय की रोटी देने के लिए, तो उसके लिए कि भाई जितने भी नोएडा के कूड़ा है उसके लिए आगे एक वो टोकरी लगा दी जाए और लोग डालते रहे, तो एक उनका भी मन में वो भावना आएगी, पैदा होगी और काम होगा। तो उसके बाद चल रही थी अथॉरिटी में, अब देखते हैं कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है। प्याऊ का कर ही रहे हैं। इसके अलावा बाकी ये था कि भाई एक कोई कुछ बन जाए, तो क्लिनिक्स का ऑलरेडी हम लोग का चल ही रहा है इतने साल से, तो थोड़ा उसको और बड़ा करने का, इस तरह से प्लस एक अपनी जगह हो जाए तो फिर और कुछ एक्टिविटी सोचेंगे। तो मतलब बेसिकली तो अभी ये 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग करना चाहते हैं। बहुत शानदार। आपने राजस्थान कल्याण परिषद का इतना गौरवशाली वो बताया, इतिहास भी बताया कैसे ये तरक्की कर रही है और इसके जरिए समाज को कैसे एकजुट रखा जाता है और किस तरह बच्चों में अपने संस्कृति के प्रति जुड़ाव, परिवार के प्रति एक दूसरे के साथ सुख दुख में खड़े होने की भावना विकसित की जाती है। ये आपने इस संस्था के माध्यम से हमारे श्रोताओं को बताया। आपका हमारे इस संस्थान में समय देने के लिए, हमारे स्टूडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को मौका देने के लिए। ये मैसेज सबको मिले, राजस्थानियों को जाने। इसके अलावा कोई प्रकार के ना राजस्थानी हर आदमी अपने स्थान पे स्थापित है, कोई सहयोग देना हो तो सहयोग के जमते स्थानीय व्यक्तियों की मिलकर रहना चाहते हैं सबसे। जी जी, आप सुन रहे थे रेडियो 91.2 नोएडा लोकमंच, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।